हेलो नमस्कार दोस्तों आज फिर से मैं एक नई वीडियो में पार्ट 4 में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट कवर कर चुका हूं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहले वो 3 जो पार्ट हैं वो आप पहले देख लें, ताकि ये 4th पार्ट आपको आसानी से समझ आ जाए। और जो अभी ROEO की जो वैकेंसी आई है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि पार्ट बी में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि भाई आपको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पढ़ना है। और डेफिनेटली यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चंस आएंगे। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी नोट्स मैं यूज़ लेता हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो RAS गुरुजी है वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक नया अपडेट भी आपके लिए है कि सूजस जो करंट अफेयर्स रेगुलर जो आता है उसके भी मैं हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी एनर्जी जो है वो बरकरार रहे और मैं आपके लिए हेल्प कर पाऊँ। जो मुझसे जितना बन पाएगा उतना मैं कर पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2। पहला अध्याय हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है, पहले भी पिछली लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया था, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। तो गठन और शासन से संबंधित यहाँ पर चैप्टर 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, नगर पालिकाओं का परिसीमन। परिसीमन का मतलब क्या होता है? सीमा का निर्धारण करना। तो नगर पालिकाओं की सीमा का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो ये इस वाली वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। राज्य सरकार राज्यपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, नगर पालिका घोषित कर सकेगी। ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर सकेगी या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका से अपवर्जित कर सकेगी। अपवर्जित का मतलब हटा सकेगी। किसी भी नगर पालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी। और जब, तो यहाँ पर क्या हुआ है, परिसीमन का मतलब क्या आपको समझ आ गया होगा, सीमा का निर्धारण करना। तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, तो ये जब भी नगर पालिकाओं की सीमाओं का निर्धारण करेगी तो इसके लिए क्या करेगी, राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी राज्य सरकार। तो क्या करेगी, स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर नहीं है, नगर पालिका घोषित कर सकेगी। तो जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये कोई नगर पालिका के भीतर नहीं है, तो इसको क्या घोषित कर सकेगी राज्य सरकार, नगर पालिका घोषित कर सकेगी। सेकंड है, ऐसे किसी क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर सकेगी। या फिर ऐसा कोई क्षेत्र है जो ये नगर पालिका है और यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, कोई क्षेत्र है, तो इस नगर पालिका में इसको सम्मिलित कर सकेगी। और ये कैसे बन जाएगा, बड़ा क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका से अपवर्जित कर सकेगी। ठीक है, तो अगर मान लो ये पूरा नगर पालिका क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसको अपवर्जित करना है किसी स्थानीय क्षेत्र को, तो इसको यहाँ से इसमें से कुछ पार्ट हटा देगी। तो ये भी राज्य सरकार करेगी। या किसी भी नगर पालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी। तो जो नगर पालिका क्षेत्र है इसकी सीमाओं में अगर परिवर्तन करना है तो सीमाओं को भी परिवर्तित कर सकेगी। तो यहाँ पर सीधा परिसीमन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगली कंडीशंस क्या है। सबसे पहले बताया हुआ है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए। सबसे पहली बात है, और जब, यहाँ पे लिखा हुआ है, और जब कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए, या कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए, मतलब कोई स्थानीय क्षेत्र अगर नगर पालिका से हटा दिया गया है, या फिर किसी नगर पालिका की सीमाओं को एक नगर पालिका के किसी अन्य नगर पालिका में समामेलन करने, या नगर पालिका को 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तित किया जाए। तो पहले वाले का तो मीनिंग ये है कि जैसे मान लो स्थानीय क्षेत्र है, इसको नगर पालिका घोषित कर दे गवर्नमेंट, या फिर इसमें कोई क्षेत्र है, यहाँ पर ये कोई गांव है, इसको नगर पालिका से हटा दे, या फिर यहाँ पर ये है कि ये 2 क्षेत्र हैं नगर पालिका, ये 2 हैं, अगर इन दोनों को एक ही नगर पालिका घोषित कर दें, या फिर एक ये बड़ी नगर पालिका है, इसको 2 नगर पालिका बना दे।
ठीक है, या फिर कोई स्थानीय क्षेत्र जो है कोई नगर पालिका ना रहे, या फिर कोई ये नगर पालिका है इसको कैंसिल कर दिया कि ये नगर पालिका अब नहीं रहेगी। ठीक है, तो 4 कंडीशंस हैं, इसके आधार पर यहाँ पर कैसे परिसीमन किया जाएगा ये पूरा आगे यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तब राज्य सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि अगर ये सारी कंडीशंस हैं, ये चारों कंडीशंस हो चुकी हैं, तो उस केस में राज्य सरकार क्या उपबंध करेगी ये इस यहाँ पर बताया गया है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 है, खंड क के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 मास की कालावधि के भीतर कराया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ क कौन सा पॉइंट है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए। मान लो कोई स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर रहे हैं, किसी नगर पालिका में मिला दिया, तो उस केस में क्या होगा, तो खंड क के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 मास की कालावधि के भीतर कराया जाएगा। तो जैसे ही वो क्षेत्र यहाँ पर मिलाया गया है, इसमें मिलाया गया है, नगर पालिका घोषित की गई है, तो इस क्षेत्र के जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वो 6 मास की अवधि के अंदर अंदर कराया जाना चाहिए। उसका निर्वाचन 6 मास की अवधि के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट है, खंड क के अधीन आने वाले किसी मामले में उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हटाया जाएगा। तो ख वाला पॉइंट क्या है, अगर कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई क्षेत्र है, इसको ये वाले क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से हटा दिया, इसको हटा दिया, तो इस केस में क्या होगा कि इस क्षेत्र के जो भी सदस्य होंगे वो क्या होंगे, उनको नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, हटाया जाएगा। अब अगला पॉइंट है, खंड ग के अधीन आने वाले किसी मामले में ऐसी नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगर पालिका समामेलित की गई है, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक ऐसी अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगर पालिका के जिसमें ऐसी अन्य नगर पालिका समामेलित की गई है सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लो ये 2 नगर पालिका हैं और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, तो एक कौन सी बड़ी नगर पालिका बन गई है। ठीक है, तो इन दोनों के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, दोनों के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य हैं, इनको भी ये सब क्या करेंगे, जैसे इस अन्य नगर पालिका में जो इनको मिलाया गया है तो इसके क्या माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे। ठीक है, अलग से कोई निर्वाचन नहीं होगा। अगर पहले से नगर पालिका है तो इसके जो सारे सदस्य हैं, जो यहाँ के जो उपाध्यक्ष सदस्य जो हैं, इसमें इसके सदस्य माने जाएंगे। अगला पॉइंट है, जहाँ कोई नगर पालिका 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है, वहाँ नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। और ऐसी नवीन नगर पालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाए तो तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगर पालिका बनी रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जहाँ कोई नगर पालिका 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है। तो मान लो ये नगर पालिका बड़ी नगर पालिका है, इसको 2 नगर पालिका में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो वहाँ नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जैसे यह इस क्षेत्र के जो भी जो सदस्य हैं जो इसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनका दोनों का, इनको डिवाइड, जैसे इस नगर पालिका को डिवाइड किया 2 अलग अलग नगर पालिका में, तो इसके जो सदस्य हैं वो इन नवीन नगर पालिकाओं के क्या समझे जाएंगे, सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, ऐसी नवीन नगर पालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाए तो तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगर पालिका बनी रहती है। तो जैसे मान लो अगर इसको विघटित अगर नहीं हुई है तो जब तक ये मूल नगर पालिका का जब तक कार्यकाल बचा हुआ है तब तक ये दोनों का कार्यकाल भी रहेगा, मतलब तब तक ये दोनों बनी रहेंगी जब तक कि ये जो मूल नगर पालिका का जो कार्यकाल रहा हुआ है। और इसके जो सदस्य थे अगर इनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वो इनका भी प्रतिनिधित्व करेंगे। सिंपल है। खंड ग के अधीन आने वाले किसी मामले में नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर खंड ग कौन सा है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका ना रहे।
तो ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लो कोई ये नगर पालिका क्षेत्र थी, अगर इसको विघटित कर दिया गया तो इसके जो सदस्य हैं इनको सबको भी क्या कर दिया जाएगा, विघटित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इस उपधारा में नियत दिवस से वह दिवस अभिप्रेत है जिससे खंड क से घ तक में किसी भी में भी निर्दिष्ट कोई परिवर्तन होता है। तो जैसे मान लो ये नियत दिवस का मतलब क्या है, जिस दिन भी ये परिवर्तन किया जाएगा उस दिन से ये सारे नियम लागू समझे जाएंगे। ठीक है, तो नियत दिवस वही दिन हो गया। जैसे मान लो आज गवर्नमेंट अधिसूचना जारी कर देती है कि इस नगर पालिका को विघटित कर दिया गया है, या फिर नगर पालिका में ये गांव मिला दिया गया है, या ये 2 नगर पालिका बना दी गई हैं, या 2 नगर पालिका को 1 नगर पालिका बना दिया गया है, तो उस दिन से वो सारे नियम लागू होंगे। अब बात करते हैं पहले से ही विद्यमान प्रत्येक नगर पालिका का और इस अधिनियम के अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगर पालिका का और ऐसी प्रत्येक नगर पालिका का जिसकी स्थानीय सीमाएं यथापूर्वोक्त रूप से परिवर्तित की जाएं, यह कर्तव्य होगा कि वह अधिसूचना में यथावर्णित अपने प्राधिकार में की नगर पालिका की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को परिनिश्चित करते हुए ऐसे विवरण वाले या ऐसी स्थितियों में पर्याप्त सीमा चिन्ह जो कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे, अपने खर्चे पर परिनिर्मित या स्थापित करवाए और तत्पश्चात अनुरक्षित करें। तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे पहले से विद्यमान प्रत्येक नगर पालिका या इस अधिनियम के अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगर पालिका या प्रत्येक नगर पालिका जिसकी स्थानीय सीमाएं यथापूर्वोक्त परिवर्तित की जाएं। तो जैसे मान लो कोई भी नगर पालिका बनाई हुई है, पहले से कोई नगर पालिका है या कोई और नई नगर पालिका बना दी है या उसकी नगर पालिका की सीमाएं बदल रही हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कोई कलेक्टर जो है या फिर वो किसी भी जो प्राधिकारी है उसको निमित्त कर देगा और वो क्या करेंगे, वो अपने जैसे सीमा जो चिन्ह हैं उनको यहाँ पर लगवाएंगे ताकि उससे पता लग जाए कि ये जो नगर पालिका का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। जैसे मान लो ये नगर पालिका थी, अब इसका क्षेत्र बढ़ाकर ये कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या है, कलेक्टर क्या करेगा, इन पे सीमा चिन्ह गड़वा देगा। जैसे अपन पत्थर गड़ी कहते हैं, पत्थर उत्थर गाड़ देते हैं, तो उस सीमा चिन्ह से पता लग जाएगा कि भाई ये नगर पालिका का क्षेत्र यहाँ पर है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि सीमा चिन्ह जो है वो लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका में न रहे तब उसमें स्थापित नगर पालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी और नगर पालिका निधि का अतिशेष तथा ऐसे ही नगर पालिका में निहित अन्य संपत्ति और अधिकार समस्त प्रभारों और उन्हें प्रभावित करने वाले दायित्वों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे और उनके आगम यदि कोई हों राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के जिसमें ऐसे नगर पालिका की अधिकारिता थी फायदे के लिए व्यय किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये वाला क्षेत्र है वो अब नगर पालिका नहीं रहा, ये नगर पालिका नहीं रहा, तो इस केस में क्या होगा कि अगर इसके पास कोई बजट आया हुआ है, कोई पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, नगर पालिका निधि का जो अतिशेष है या कोई और पैसा आने वाला है, तो वो क्या करेगी, वो राज्य सरकार के पास आ जाएगा सारा पैसा। उसका जो अधिकार होगा खर्च करने का वो राज्य सरकार के पास होगा और राज्य सरकार क्या करेगी, जो ये क्षेत्र जो नगर पालिका नहीं रहा उसके विकास के लिए ही इस पैसे को खर्च करेगी। ठीक है, तो उस स्थानीय क्षेत्र के जिसमें ऐसी नगर पालिका की अधिकारिता थी फायदे के लिए व्यय किए जाएंगे। सीधा सीधा इसका मतलब ये है। यहाँ कोई नगर पालिका थी और इसने राज्य सरकार ने इसको नगर पालिका से हटा दिया, तो इसका जो पैसा था सारा बजट जो भी था वो राज्य सरकार के पास आ जाएगा और राज्य सरकार उसको जो खर्च करेगी वो इसके डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगी। उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे और उसे किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र की प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर लिया जाए, तब उस नगर पालिका में निहित नगर पालिक निधि और अन्य संपत्ति अधिकार ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे और उस नगर पालिका के दायित्व ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले नगर पालिका थी अब इसको हटा दिया नगर पालिका से, ये वाली नगर पालिका है, यहाँ पर इसको इसमें ऐड कर दिया तो ये बड़ी नगर पालिका बन गई इस क्षेत्र में। तो यहाँ का जो कोई भी अधिकारी है, प्राधिकारी जो भी है, वो इस पे क्या करेगा, इस पे दायित्व भी इसका रहेगा, यहाँ पर विकास का, इस पे अधिकार भी इसका रहेगा। ठीक है,
और यहाँ पर जो इसकी जो पैसा जो बजट पड़ा हुआ था वो भी ये यूज करेगा। ठीक है, तो सो सिंपल। जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिक क्षेत्र से अपवर्जित किया जाए, मतलब हटा दिया जाए, और दूसरी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तब प्रथम वर्णित नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि और अन्य संपत्ति का ऐसा भाग और उसके दायित्वों का ऐसा भाग जो राज्य सरकार दोनों नगरपालिकाओं से परामर्श के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, ऐसी दूसरी नगरपालिका में निहित हो जाएगा और उसका दायित्व हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, एक नगरपालिका है, ये दूसरी नगरपालिका है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तो इसमें कोई एक क्षेत्र जो है जिसको यहाँ इस नगरपालिका क्षेत्र से हटा दिया और यहाँ पर इस वाली नगरपालिका में ऐड कर दिया, तो ये जो क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये इस तरह का क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ पर ये भी ऐड यहाँ पर कर दिया गया है, तो ये नगरपालिका क्षेत्र इसमें आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो इसके जो दायित्व हैं, जो पैसा है या फिर कोई संपत्ति है, तब इन दोनों नगरपालिकाओं से राजस्थान गवर्नमेंट सलाह करेगी, परामर्श करेगी कि भाई इस पैसे को कहाँ खर्च करना है। तब एक राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी और राजपत्र में अधिसूचना जारी करने पर जो इसका जो पैसा वैसा जो भी है वो ये दूसरी नगरपालिका अधिकार दायित्व जो हैं पैसे वो इस नगरपालिका के उसमें क्षेत्र में आ जाएंगे, इसका दायित्व हो जाएगा। परंतु जब इस उपधारा के अधिक उपबंध किसी ऐसे मामले में वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ राज्य सरकार की राय में परिस्थितियाँ ऐसी हों जिनके कारण न्यायपालिक निधि और संपत्तियों और दायित्वों के किसी भाग का अंतरण अवांछनीय हो। तो अगर जो भाग है इसका जो ये जो क्षेत्र है जो इस बड़े क्षेत्र में शामिल हुआ है, अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि यार ये इसका जो पैसा है वो इसका अंतरण नहीं किया जा सकता या करने योग्य नहीं है किसी पैसे का, तब वो गवर्नमेंट क्या है उस पैसे को इसमें शामिल नहीं करेगी। तो सारा किसका डिसीजन किसका होगा, राजस्थान गवर्नमेंट का होगा। जब कोई आवास गृह, विनिर्माणशाला, भांडागार या उद्योग कारोबार का स्थान 2 या अधिक पार्षद नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर हो, तो जैसे मान लो ये एक नगरपालिका है, ये दूसरा नगरपालिका, एक उद्योग यहाँ पर लगा हुआ है, दोनों नगरपालिका के बीच में लगा हुआ है, उनके दोनों सीमाएं किसी उद्योग की जो उद्योग लगा हुआ है दो नगरपालिकाओं की सीमा पर आता है, उस केस में क्या होगा, तब राज्य सरकार इस अधिनियम में कहीं भी अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसके अंतर्गत ऐसा आवास गृह, विनिर्माणशाला, भांडागार या उद्योग या कारोबार का स्थान इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्मिलित किया जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगी, जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उसको इस क्षेत्र को ऐसे घोषित करेगी कि जो विवाद वाला जो प्रश्न है वो समाप्त हो जाए। वो या तो कोई नई नगरपालिका बन जाए ये वाला क्षेत्र, ये नई नगरपालिका बन जाए ये वाला क्षेत्र, और या फिर इसको यहाँ से किसी एक नगरपालिका क्षेत्र में घोषित कर दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो एक ये नई नगरपालिका बना दें इस वाले नए क्षेत्र को, जो उद्योग जो आ रहा है उसकी जो भूमि है उसको नया नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर दें, या फिर एक से हटा के दूसरे में इसको शामिल कर दें ताकि विवाद वहाँ पर ख़त्म हो जाए। जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए तब बनाए गए समस्त नियम और उपविधियाँ, जारी किए गए आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं, नोटिस और प्रदत्त शक्तियाँ जो उस एक उक्त क्षेत्र को इस प्रकार सम्मिलित किए जाने के समय ऐसी संपूर्ण नगरपालिका में प्रवर्तित थी, ऐसे क्षेत्र पर इस प्रकार सम्मिलित किए जाने की तारीख से जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे दे लागू होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई क्षेत्र इस बड़े क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है, तब जो उस क्षेत्र में तो यहाँ के जो सब नियम हैं, उपविधियाँ हैं, आदेश वादेश जो भी जितने भी सारे हैं जो इस नगरपालिका में ऑलरेडी पहले से थे वो इस क्षेत्र के लिए भी लागू होंगे। ठीक है, जैसे आपका गांव है, किसी नगरपालिका में उसको ऐड कर दिया तो नगरपालिका के जो आदेश वादेश जितने भी सारे निकले हुए हैं ना वो आपके गाँव के पर भी लागू होंगे। ठीक है,
जब किसी गांव में समाविष्ट कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र में विनिर्दिष्ट किया जाए या जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपवर्जित किया जाए या किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, तब उस तारीख से जिसको ऐसा क्षेत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए और इस प्रकार सम्मिलित किया जाए तो निम्नलिखित परिणाम होंगे। अब क्या है, जैसे मान लो आपका कोई गाँव है, या तो उसको किसी नगरपालिका में जोड़ दिया गया है, या आपका जो गांव है, जो पहले जो क्षेत्र है आपका, उसको किसी नगरपालिका से हटा दिया और किसी दूसरी नगरपालिका में शामिल कर लिया। कहने का मतलब ये है कि अभी आपका कोई गांव था, या तो इसको बड़ी नगरपालिका में शामिल कर लिया, या पहले से ही आपका कोई क्षेत्र जो नगरपालिका में आ रहा था, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि ऐसा क्षेत्र गाँव नहीं रहेगा। अब तक आप उसको गाँव बोलते थे, गाँव नहीं रहेगा। ठीक है, वह नगरपालिका जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाए या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका ऐसे क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी और ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत उसमें कार्य करना बंद कर देंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका गांव जो है अगर किसी नगरपालिका में शामिल कर लिया, तो जो नगरपालिका का जितने भी अधिकार हैं, दायित्व हैं, आदेश हैं, वो इस आपके गाँव पर लागू होंगे और आपके गाँव के जो पंचायत जो काम कर रही थी अभी तक, वो सब बंद कर देंगे और नगरपालिका का उस पर अधिग्रहण हो जाएगा। नगरपालिका के आदेश ही वहाँ पर लागू होंगे, पंचायत के आदेश लागू नहीं होंगे। जब तक उपधारा 1 के अधीन निर्वाचन न हो जाए या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका की अवधि समाप्त न हो जाए, अधीन निर्वाचन, तो अभी आपको मैंने बताया था 6 महीने के अंदर अंदर निर्वाचन होना जरूरी है, तो वही यहाँ पर धारा यूज ली जा रही है कि उपधारा 1 के अधीन निर्वाचन न हो जाए या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका की अवधि समाप्त न हो जाए, जो भी पहले हो, या तो निर्वाचन पहले हो जाए या फिर अवधि समाप्त हो जाए, तब तक नगरपालिका में इस प्रकार सम्मिलित किए गए या नगरपालिका घोषित किए गए गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उपसरपंच और पंच या पंचों को उस नगरपालिका का जिसमें गाँव का ऐसा क्षेत्र शामिल किया गया है अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा और ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका का क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यथास्थिति सदस्य समझा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, इनको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो गांव है एक बड़ी नगरपालिका में आ गया है, तो अब आपके जो गांव के जो सरपंच हैं, ठीक है, उपसरपंच हैं या पंच हैं, तो वो क्या होगा, इस नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे उनको। ठीक है, अगर आपका गाँव किसी नगरपालिका में सम्मिलित हो गया, तो आपके गांव के जो सरपंच हैं, पंच हैं और वार्ड पंच हैं या उपसरपंच हैं, वो इस नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे, अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। और दूसरी बात, इस क्षेत्र के लिए इनको क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझा जाएगा। इस प्रकार नगरपालिका घोषित की गई पंचायत में निहित संपूर्ण आस्तियाँ, पंचायत के विरुद्ध विद्यमान संपूर्ण दायित्व और उस दशा में जहां किसी नगरपालिका में किसी गांव का केवल कोई भाग या संपूर्ण गांव इस प्रकार सम्मिलित कर लिया जाए, वहां उक्त आस्तियों और दायित्वों का ऐसा भाग जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश दे, ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका को या उस नगरपालिका को जिसमें गांव का क्षेत्र ऐसे शामिल किया गया है न्यागत होगा। तो जैसे मान लो कोई भी ये गाँव है, ये आपका बड़ा क्षेत्र में शामिल कर लिया, ठीक है, और मतलब यहाँ पर तो ये इसके जो संपूर्ण जो दायित्व हैं, कोई भी केस यहाँ से रिलेटेड होता है या कोई भी जो गवर्नमेंट निर्देश देती है, तो वो सारे इसके अधीन समझे जाएंगे। अगर आगे जाके कोई भी उसका निर्धारण होगा, कोई भी न्याय जो होगा, ये सारे इस नगरपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत किए जाएंगे। ठीक है, तो राज्य सरकार निर्देश देगी इस नगरपालिका के अकॉर्डिंग ही उसमें सारे आगे न्याय वगैरह जितने भी जस्टिस होगा, कुछ भी केस वगैरह होता है, तो इस नगरपालिका के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के अकॉर्डिंग किया जाएगा। गांव के किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित करके या किसी गांव को नगरपालिका घोषित करके इस प्रकार स्थापित की गई नगरपालिका ऐसे कर उद्ग्रहित करेगी और करती रहेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक अधिरोपित किए जाएंगे। तो जैसे मान लो आपके गांव को किसी नगरपालिका में ऐड कर दिया या आपके गांव को ही नगरपालिका बना दिया, तो उस केस में क्या होगा कि आपके ऊपर जो नगरपालिका के जो इस अधिनियम में जो कर बताए गए हैं, कर वो आपके ऊपर लगा सकती है, आपके गाँव के ऊपर लगा सकती है। ऐसा क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन बनाए गए समस्त नियमों, अधिसूचनाओं, आदेश और उपविधियों के अधीन नहीं रहेगा। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका गांव जो है अगर वो ऑलरेडी किसी नगरपालिका क्षेत्र में आ चुका है, तो चूंकि वो आपका गांव तो गांव नहीं रहेगा, वो नगरपालिका बन चुका है, तो उस केस में जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम
1994 के जो नियम हैं वो आप पर लागू नहीं होंगे, आपके गांव पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये पंचायत राज अधिनियम है, ये नगर पालिका एक्ट से अलग है। ठीक है, तो पंचायती राज अधिनियम जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उन पर ही लागू होता है, तो नगर पालिका बनने के बाद में आप पर लागू नहीं होगा, आपके गाँव पर लागू नहीं होगा। किसी नगर पालिका में गाँव के किसी भी क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने पर या ऐसे किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों। तो आपके गांव को नगर पालिका में ऐड करने के लिए या आपके गांव को ही नगर पालिका घोषित करने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है, आदेश जारी कर सकते हैं, ताकि वो आसानी से वो काम हो जाए। ठीक है, इस धारा में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय इसके उपबंध इस अधिनियम राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी रहेंगे। तो इस धारा में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय इसके उपबंध इस अधिनियम राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए प्रभावी रहेंगे। तो अगर किसी भी गांव पर वो जो पंचायत राज अधिनियम के जो के लग रहे हैं और उसको नगर पालिका क्षेत्र में घोषित कर दिया, तो नगर पालिका क्षेत्र के ही वहाँ पर लागू होंगे, वो भी ये जो नियम है वो भी इस क्षेत्र पर लागू होंगे। जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसके सारे जो नियम हैं वो इस क्षेत्र पर लागू होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे से हम पढ़ेंगे अगला ये वाला पॉइंट। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और इसमें हम सारी वीडियोज़ पूरा एक्ट कवर करेंगे। इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आता है तो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगले 10 से 15 दिनों में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।